हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज हम एडीओ प्रहार सीरीज में बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल क्यों? नाम में ही स्पेशल है, तो इसका मतलब जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको बिहार स्पेशल से सबसे ज़्यादा सवाल दिखेंगे। और सबसे जो गेम चेंजर होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में, वो वहाँ का स्टेट का जानकारी। तो जब हम बिहार स्पेशल में आज बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना। इसमें हमें सबसे पहले बिहार के एक ओवरव्यू देखना है, बिहार एंड ओवरव्यू। इसमें हमें सारी जानकारी मिलेगी बिहार को लेकर, बिहार कैसे एक राज्य बना, उससे आज़ादी तक सारे इंफॉर्मेशन हम इसी में देखेंगे कि क्या ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल डिवीजन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है, इस सब के बारे में इसी में चर्चा करेंगे। बिहार का इतिहास के बारे में तो बिहार हिस्ट्री, यहाँ से भी आप देखेंगे सवाल बहुत रहता है। मॉडर्न इंडिया से तो खासकर बिहार का क्या रोल रहा था इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। उसके बाद हम बिहार के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, बिहार इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमें ये पता करना है कि कितने रामसर साइट्स है, क्या सेंचुरीज, पार्क, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब हमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ही पढ़ना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में रिसोर्सेज को लेकर, मिनरल रिसोर्सेज को लेकर, और एक ज्योग्राफी का पार्ट भी यहाँ पे हमें डिस्कस कर लेना। तो आप ये सब एरियाज आपको डिस्कस होगा तो आप देखिएगा जब आप क्वेश्चन पेपर में तो 20 से 25 मिनिमम तो 20 सवाल तो रहेंगे, ये मैक्सिमम 30 सवाल भी जा सकता है। इसलिए इसका नाम ही है बिहार स्पेशल। स्पेशल क्योंकि यही आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल रोल प्ले करने वाला। तो क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बिहार के जो जनरल इंफॉर्मेशन है बिहार को लेकर। हम अगर बिहार के लेटीट्यूड की बात करें तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है हमेशा याद रखना है कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बिहार का क्या है, और नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में क्या किलोमीटर्स के डायरेक्शन है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बिहार का नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है, ईस्ट से वेस्ट, और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो जब हम लेटीट्यूड की बात करते हैं तो बिहार का क्या है लेटीट्यूड, 24, 20, 10, ऐसे करके याद रखिएगा तो आप भूलिएगा नहीं। 24, 20, 10 कहां तक, 27, 31, 15। बस ये दो डाटा याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा टिक करने में, सर्कल करने में। इसमें कभी कभी गलत आप टिक कर देते हैं तो ये नंबर नहीं मिलता तो बड़ा अफसोस लगता है। तो नंबर क्या रहेगा, 24, 20, 10, 27, 31, 15, ये क्या है तो लेटीट्यूड है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या है उसको भी देख लेते हैं। 83, 19, 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83, 19, 50, 83, 19, 50, कहाँ 88, 17, 40, 88, 17, 40, मतलब 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो ये दो इंफॉर्मेशन है आपको याद रखना, यहां से एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो क्या डिस्टेंस है, 3, 4, 5, क्या डिस्टेंस है 3, 4, 5। देखिए बड़ा क्रोनोलॉजी में बना हुआ है, 3, 4, 5। और जब हम ईस्ट वेस्ट की बात करें, वेस्ट ईस्ट की बात करें तो 4, 8, 3। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस स्लाइड में हम बिहार के जनरल इंफॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात की है। पहला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य कैसे बना, बिहार स्टेट कैसे बना। आपको भी पता है जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो बिहार किसका पार्ट था, बंगाल का था, और भी कुछ पार्ट थे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण बिहारी को लगा कि हमारा एक अपना खुद का राज्य, अपना एक प्रोविंस होना चाहिए। इसको लेकर बहुत लोग आवाज उठाए, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे अखबार में इसको लेकर चर्चा किया जाता है। लेकिन एक का नाम सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। उनको माना जाता है मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ बिहार, आर्किटेक्ट ऑफ बिहार। इनका नाम याद रखिएगा कौन है,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका सबसे अहम रोल है। ऐसा नहीं है कि औरों का रोल नहीं रहा था, बहुत लोग का रोल था, महेश नारायण का रोल था, इमाम अली का था, राजेंद्र प्रसाद, सबके रोल थे, लेकिन इनको माना जाता मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। तब 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तब हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनको लगा कि सही टाइम है, अब हम डिमांड कर सकते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि बिहार को भी अपना राज्य प्रोविंस दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे। मैंने शुरू में भी कहा, लिंग्विस्टिक सबसे बड़ा कारण था, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारे नौकरी, बंगाली लोग पहले से इंटेलेक्चुअल होते थे, वो सारे नौकरी, सरकारी नौकरी हो, ये सब उन्हीं के पास मिलता था, तो बिहारी को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था, और इसका डिमांड शुरू होता है 1905 को लेकर। तो उस समय अगर आप देखिएगा तो जब 1912 में 22 मार्च को जब बिहार एक इंपॉर्टेंट राज्य प्रोविंस बना, जिसमें बिहार और उड़ीसा सब साथ में था, और अभी झारखंड भी उस समय साथ में हुआ करता था, तब हम 22 मार्च से ही बिहार दिवस मनाना शुरू करते हैं। बिहार दिवस कब से मनाते हैं? तो 22 मार्च। अब इसमें बहुत सारे अखबारों का जिक्र होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार बंधु को लेकर, काइस्त गैजेट को लेकर, बिहारी टाइम्स को लेकर, और बिहारी अखबार को लेकर। ये सब अखबार का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। जब हम बिहार प्रोविंस 1912 में जब बना था 22 मार्च, तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। हम बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912। उस समय कौन था विश्रॉय गवर्नर जनरल, जिसको हम लोग बोलते थे लॉर्ड हार्डिंग, और ये दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। उसी में किंग जॉर्ज पंचम कहां आए थे? भारत, दिल्ली आए थे। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम द बंगाल, और इन्होंने ही एक तरीके से बोला कि ठीक है भैया, बिहार को ले जाओ, एक सेपरेट स्टेट प्रोविंस बना लो, और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी किया गया, और 22 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, और 1 अप्रैल से ये बिहार बिकेम द सेपरेट स्टेट फ्रॉम बंगाल। तो कौन कौन निकला यहां से? बिहार निकला, उड़ीसा निकला, और जो अभी अलग हो चुका था 2000 में झारखंड, उस समय बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। तो हम कब मनाते हैं बिहार दिवस? 22 मार्च 1912। ये हमेशा याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग और किंग जॉर्ज पंचम, ये 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार। उसमें दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। एक तो हो गया 1912, उसके बाद आता है 1936, उसके बाद आता है 2000, 1936 के बीच में एक आता है 1956, और उसके बाद आता है 2000। ये सारे ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल में। 1912 में बिहार बिकेम द सेपरेट प्रोविंस, कब? तो 22 मार्च। 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ, 2 अलग अलग सेपरेट स्टेट, आप बोल सकते हैं सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा मिला 1936 में। 1956 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय 7वां संशोधन आया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, और बिहार का कुछ पार्ट्स एरिया पूर्णिया का बंगाल को दे दिया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया था, और पुरलिया एक तरीके से पूरे बंगाल को दे दिया गया। तो यह भी याद रखिएगा, पूर्णिया का कुछ पार्ट्स एंड पुरलिया, पूरा पुरलिया किसे दे दिया गया था? बंगाल को। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1956 में। और 2000 में आपने पढ़ा होगा 15 नवंबर 2000, इसमें बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बने। तो उस समय बिहार में कितने जिला हुआ करते थे? 55। याद रखिएगा, कितना डिस्ट्रिक्ट थे? 15 नवंबर से पहले, मतलब 14 नवंबर 2000 को बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे? 15। अब ये 15 डिवाइड हुआ कितने में? 37। 37 रह गया किसके पास? बिहार के पास, और 18 कहां चला गया? झारखंड के पास। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और 37 से बढ़कर अभी कितना जिला हो गया बिहार में? 38 जिला। और नया जिला बनने वाला कौन सा है? अरवल।
ये सब याद रहेगा फैक्चुअल डाटा। तो मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको पूरा समझा दिया है। 37 जिला आफ्टर द 15 नवंबर 2000 और 18 जिला कहां चले गए? झारखंड में। अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो 55% बिहार के पास आया ज्योग्राफिकल एरिया और झारखंड के पास कितना आ गया? 44 पॉइंट समथिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना होगा। रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बिहार 1912, 1936, 1956 एंड 2000। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और हम 22 मार्च सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब आगे चलते हैं। अब बिहार राज्य तो बन चुका है, ये देखिए, ये बिहार और ये झारखंड। तो मैंने आपको सारे ईयर समझा दिया, 1912, 36, 1956 और 2000। अब बिहार और ये दोनों अलग हो गए, सेपरेट है। अभी आप देख रहे हैं, अब बिहार और झारखंड को लेकर हमेशा पॉपुलेशन को लेकर हो या मिनरल्स रिसोर्सेज को लेकर हो, एक हमेशा चर्चा तो बना रहता। तो झारखंड एक अलग राज्य बन गया। अब आगे बात करते हैं, जब राज्य बना है तो उसका राजधानी भी बना होगा। तो पटना का राजधानी या बिहार का राजधानी क्या होगा? पहले हम शुरू करते हैं पाटलिपुत्रा से। तो आपको पता है कि बिहार का राजधानी पटना है, लेकिन पाटलिपुत्रा का नाम क्यों बोला जाता है या हम पाटलीग्राम क्यों बोलते हैं? यह भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम कुसुमपुरा क्यों बोलते हैं या ओसपुरा क्यों बोलते हैं? अजीमाबाद एंड लास्ट पटना। तो हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के कैपिटल की और उसमें बात कर रही है पटना। पटना का जो नाम है वो रातों रात नहीं दिया गया है। ये भी अगेन एक क्रोनोलॉजी है, एक साइकिल है जो आपको समझना होगा। पाटलीग्राम क्या हुआ करता था? पाटलीग्राम एक फोर्टिफाइड विलेज है। फोर्टिफाइड विलेज किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया था अजात शत्रु के द्वारा। किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? लिच्छवी डायनेस्टी जो थे उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए एक गांव को फोर्टिफाइड विलेज बनाया गया। और ये पाटलीग्राम का पाटली का मतलब होता है ट्रम्पेट फ्लावर। ये एक तरीके का फूल है जिसका मतलब ट्रम्पेट फ्लावर, या उसका नाम है अंग्रेजी में ट्रम्पेट फ्लावर बोलते हैं और हिंदी में पाटली है। और ग्राम मतलब आप समझ रहे हैं क्योंकि एक फोर्टिफाइड विलेज है, किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। अब ये पाटलीग्राम चेंज कहां पे हुआ? पाटलिपुत्रा। पुत्रा का मतलब होता है या पुत्र का मतलब होता है सन। किसका सन? तो सन ऑफ पटाली या पाटली। और ये किसके द्वारा खोजा गया? उज्जैन। पढ़ा हुआ उज्जैन के बारे में भी। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। और हम जब कुसुमपुर की बात करते हैं तो ये कालिदास के लिटरेचर में पटना को दर्शाने के लिए यूज किया जाता था, कुसुमपुरा। तो बात ये होता है कि फिर पटना नाम कहां से निकल कर आया? तो उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होता है या मिडाइवल इंडिया में हम इस जगह को क्या बोलने लगे? पटना। पटना का मतलब क्या होता है संस्कृत में? पोर्ट। और ये कौन यूज करने लगा? शेरशाह सूरी। क्योंकि यहां देखेंगे गंगा है, गंडक है, ऐसे बहुत सारे नदी है, तो कन्फ्लुएंस ऑफ मेनी रिवर्स और उसका नाम पड़ा पटना। और पटना संस्कृत में पोर्ट्स बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, एक ट्रेवलर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। और इन्होंने क्या नाम दिया था? पटना को क्या दर्शाया गया था? पलीबोथरा। तो ये भी याद रखेगा। उनका एक किताब हुआ करता है इंडिका, उसको इतिहास में उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं। तो उनके द्वारा इस पटना पाटलिपुत्रा को क्या बोला जाता था? पलीबोथरा। याद है? समझ में आया? और उसके बाद अजीमाबाद कौन था? कैसे नाम पड़ा अजीमाबाद? ये औरंगजेब का ग्रैंडसन, मतलब औरंगजेब का पोता था, उसी के नाम पे पड़ा अजीमाबाद। उसका नाम था अजीमुद्दीन, उसी के नाम पे पड़ा अजीमाबाद। तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना है कि पटना का कितना नाम है। और बीपीएससी में एक दो बार ये सवाल पूछा गया। तो पहला,
पाटलीग्राम, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कुसुमपुर, चौथा अजीमाबाद, पटना, और यहीं पे पोसपुरा भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम हैं पटना के एंशिएंट से लेकर मॉडर्न, द इवोल्यूशन ऑफ नेम ऑफ पटना। तो आपके मन में आया कि सर पटना का नाम तो बता दिए, बिहार का नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक रोचक इतिहास है, उसको भी समझ लेते हैं। और इसलिए समझ लेंगे क्योंकि यहां से सवाल आता है। अब हम जब बिहार नाम की बात करते हैं तो ये नाम आया कैसे? क्योंकि अगर फिर से हम बात करें, ये सोनू मोनू का नाम नहीं है जो उसके माता पिता ने एक रात में रख दिया। ये एक सबसे गौरवशील इतिहास की जगह जो बोल सकते उसका नाम है। कैसे ये नाम निकल का है? आपको पता है कि बिहार में बहुत सारे लर्निंग एजुकेशन सेंटर रहे हैं एंशिएंट, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी। तो ये लर्निंग सेंटर किसके थे? बुद्धिस्ट स्कॉलर्स यहाँ बैठते थे, तो मॉन्क्स बैठते थे, और ये मॉन्क्स का एक तरीके से मठ हुआ करता था। इस मठ को बोलते थे विहार या विहारा। तो ड्वेलिंग ऑफ मॉन्क्स, और ये मॉन्क्स यहाँ बैठकर अपना किताब, रिसर्च सब काम करते थे। और इसका प्रमाण है क्यों? क्योंकि यहाँ पे नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी जैसे लर्निंग सेंटर्स हैं। तो ये जो नाम यहाँ पे, इसको क्या बोलते थे? बिहारा, विहारा करके सब बोलने लगे, और यही नाम एंशिएंट में चलने लगा। लेकिन 12वीं से 13वीं सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो टर्किश एंड पर्शियन यहाँ पे इन्वेड करना शुरू करते हैं, और एक तरीके से वो पूरे ईस्टर्न इंडिया को कब्जा करना चाहते हैं। और उसी क्रम में जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वो है बख्तियार खिलजी का। जब बख्तियार खिलजी अपने घर अफगानिस्तान से चला तो नौकरी की तलाश में पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में पहुंचा तो उसका ऐसा कद काठी था कि उसको लोग अपने साथ बैठाते नहीं थे। ये इतिहास में माना जाता है कि उसके जो हाथ थे घुटने से लंबे थे। और ये इंफॉर्मेशन मैं ऐसे हवा में नहीं दे रहा हूं कि इसके पीछे एक किताब लिखा गया है, और उसी किताब में ये बताया गया है कि हाउ द नेम चेंज, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बिहार। अगर आप बिहारी हैं तो विकास को विकासी बुलाते होंगे। तो ये जो फोनेटिक और लिंग्विस्टिक चेंज हुआ वी से बी, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस और राइटर थे, उनके किताब में मिलता है। और जब बख्तियार खिलजी ईस्टर्न इंडिया के कॉन्क्वेस्ट या कब्जा करने के लिए घर से निकला तो मिनास उस सिराज ने एक किताब लिखा था ताबत नसीरी, उसी में ये बताया है कि बिहार बिहार बिहार। तो वहीं के बाद जितने हिस्टोरियंस थे बिहार के हो या इंडिया के, उन्होंने इस लिंग्विस्टिक और फोनेटिक चेंज को अपनाया और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार टू बिहार। तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी जब सेना डायनेस्टी के जो सबसे बुजुर्ग उनके जो राजा थे, उन लक्ष्मण सेन, उन पे जब कब्जा किया या उस पूरे नाडियाड या सेना डायनेस्टी पे कब्जा किया, तब उस किताब में दर्शाया गया। किताब का नाम याद रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछा गया है और चांसेस से पूछेगा। क्या नाम है राइटर का? मिनाज। किताब का क्या नाम है? तबक़त। ठीक, ये राइटर का एक नाम और है, हो सकता है बीपीएससी कभी कभी नाम चेंज कर दे, तो मोहम्मद जुजानी। याद रखिएगा, ऑप्शन में हम लोग खोज रहे हैं मिनाज सिराज, और ऑप्शन में दिखे नहीं तो नन ऑफ द एबव नहीं मार के आ जाइएगा। तो आप क्या मार सकते हैं? मोहम्मद जुजानी। और यही किताब में क्या बताया गया? द कंक्वेस्ट एंड डोमिनेंट रोल ऑफ बख्तियार खिलजी इन ईस्टर्न इंडिया। कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है बिहार को लेकर कि बिहार एक चैप्टर लिखा हुआ है, वहां ईस्टर्न इंडिया लिखा हुआ है। और जब बख्तियार खिलजी बंगाल पहुंचे तो उस समय कैपिटल क्या था सेना डायनेस्टी का? नाडिया। और इसी नाडिया पहुंचे के क्रम में उन्होंने सबसे पहले ओदनपुरी
जो लर्निंग सेंटर था उसको तहस नहस कर दिए। एक इतिहासकार ये भी कहते हैं कि गलती से बख्तियार खिलजी ने समझा कि ये कोई किला है और उसके ऊपर चढ़ाई किया और एक तरीके से तहस नहस कर दिया। तो वो स्कूल ऑफ थॉट हमें मानना ही नहीं है, क्योंकि इतिहास को अगर आप तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे तो सच्चाई बदल नहीं जाता। तो ये याद रखिएगा, उन्होंने किसको किसको लर्निंग सेंटर को तबाह किया, तो उदनपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, और ये सब तबाह कर कर वो कहां पहुंचे, नाडिया बंगाल में। और सेन डायनेस्टी के जो ऑक्टोजेनेरियन एम्परर थे लक्ष्मण सेन, उनको एक तरीके से हरा कर और उन्होंने वहां पे अपना कब्जा कर लिया। और उन्होंने हेडक्वार्टर कहां बनाया, वहां नहीं बनाया, हेडक्वार्टर बनाया बख्तियारपुर। तो सवाल ये भी आता है कि बिहार शरीफ या बख्तियारपुर, ये कहां किसने ये खोजा। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, जहां से सवाल आएगा। तो बिहार शरीफ का खोज किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी, और उन्होंने इसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाया। ठीक, तो ये बख्तियार खिलजी, और ये किताब और ये राइटर का नाम याद रखिएगा कि ये नाम कैसे पड़ा और इसके हमारे पास प्रमाण क्या है, तो ये किताब। अब सवाल आता है कि सर पटना का तो नाम आपने पूरा एंशिएंट से मॉडर्न बता दिया, तो ये भी बता दीजिए सर पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन ये सब सवाल के जवाब आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम मैप से ही समझें। तो हमने बता दिया पटना का नाम। अब देखते हैं कि पटना कितने जिलों से लगा हुआ है। तो ऑप्शन में अगर रहेगा 9, 10, 11, 12, यही तो बीपीएससी का सबसे बड़ा है कि 9 देगा या ना कि 22 दे देगा या 23 दे देगा। तो कंफ्यूजन रहेगा कि 9 था कि 10 था 11। तो हम एक एक को गिन के देखते हैं और हमारा आंसर मिल जाएगा। पहला सारण, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर। हमेशा ये लगता है कि समस्तीपुर पटना के साथ बॉर्डर नहीं बनाता, तो याद रखिएगा समस्तीपुर। चौथा बेगूसराय, पांचवा लखीसराय। अब सवाल ये होता है मैप में कि सर शेखपुरा से भी तो दिख रहा है, मैप में दिख रहा है पर लग नहीं रहा है क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो छठा कौन सा होगा, नालंदा, सातवां जहानाबाद, आठवां अरवल, और नौवां तो भोजपुर। तो हमारा जवाब क्या हुआ, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 9। और दूसरा सवाल यहां से बन सकता है कि पटना का सबसे बड़ा जो सीमा किस जिले से बनता है, तो आंसर होगा नालंदा। नालंदा को जब भी याद कीजिएगा अब आप मॉडर्न बिहार में, तो नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार को जरूर आप याद कीजिएगा। और सबसे छोटा किससे बनाता है, बताइए इसका जवाब क्या होगा, लखीसराय या अरवल। तो इसका जवाब होगा अरवल। अरवल कौन सा सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। समझ में आ रहा है। तो 9 जिला पटना के साथ बॉर्डर बनाता है, याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार बोलूं शुरू से, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। तो जवाब होगा 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का अब हम समझते हैं ज्योग्राफिकल डिवीजन। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिएगा यही बिहार स्पेशल में कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना, कंसेप्ट आपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ लिया, सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको रटना है। अब रटने के लिए क्या होता है, बार बार रिवीजन, और ये पूरा पीडीएफ फाइल और ये वीडियो को आप एग्जाम के 2 घंटे पहले भी आप देख कर जाइएगा, तो इसमें से आपको 15 से 17 सवाल सही कर आप आइएगा। तो ये सबसे खासियत है, ये जो मैराथन लाया गया है बाय सिविल सेवा, कि आपको जल्दी से एक रिवीजन करा दिया जाए जहां सबसे ज्यादा सवाल आते हो। इसके क्रम में आपने पॉलिटी देखा होगा, इसी क्रम में आपने क्या देखा, करंट अफेयर्स, इसी क्रम में आप आने वाले समय में बिहार देखेंगे और कल आप हिस्ट्री देखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि बिहार का किस किस जिलों के या स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगता है। तो बिहार का सबसे पहले याद रखिएगा एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वो कौन सा देश है, तो वो है नेपाल।
ठीक। अब नेपाल के साथ बिहार का कहां पे लग रहा है, तो नेपाल के साथ कितने जिलों के साथ, तो 7, याद रखिएगा। अब इसको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक यूज किए जाते हैं, वो ट्रिक याद हो या ना याद हो, लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है कि आप याद होना चाहिए एज ए बिहार के रहने वाले कि नेपाल के साथ वो 7 जिला कौन है। तो हम बात करते हैं, पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण, आपके दोस्त होंगे ही चंपारण के तो वेस्ट ईस्ट याद रहेगा। तीसरा सीतामढ़ी, सीताजी कहां की थी, सीतामढ़ी ऐसा माना जाता है। थर्ड, फोर्थ हो गया मधुबनी, फिफ्थ सुपौल, सिक्स अररिया एंड सेवेंथ किशनगंज। तो फिर से मैं याद दिला दूं, नेपाल के साथ कितने जिले हैं बिहार के जो सीमा बनाती हैं, 7। कितने, 7। 7 कौन, महेंद्र सिंह धोनी याद रहेगा, 7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कुछ ऐसे बहुत दुनिया के में लीजेंड है जिनका जर्सी नंबर 7 होता है। तो 7 नेपाल के साथ बिहार के 7 जिलों का सीमा बनता है। तो कौन कौन, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। तो बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ लग रहा है, तो नेपाल। और अगर हम भारत के और जो स्टेट्स उनके साथ में पहला होता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी है, देखते हैं दीदी क्या करेगी इस बार। तो दीदी का खेला होवे या बीजेपी का खेला होवे, ये कुछ दिनों में मालूम चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अपना एडीओ एग्जामिनेशन का क्या होगा उसका ध्यान रखते हुए वेस्ट बंगाल के साथ कितना जिला लगता है, तो आप ही देखिए मैप के अनुसार। पहला किशनगंज, दूसरा पूर्णिया एंड तीसरा कटिहार। तो याद रखिएगा पीके कहां के थे, तो पीके आपको मालूम होगा रोहतास के हैं, कैमूर के हैं, पर यहां से याद रखिएगा पीके कहां के हैं, तो किशनगंज के। तो इससे याद रहेगा वेस्ट बंगाल के साथ कितना है, तो 3 जिला। पीके तो बहुत अभी न्यूज में रहे थे जब बिहार में इलेक्शन हुआ था। तो वेस्ट बंगाल के साथ कितने जिले, 3। पीके मतलब पूर्णिया, कटिहार कहां के, किशनगंज। तो वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले बनाते हैं सीमा, 3। ठीक है। अब हम बात करते हैं झारखंड। झारखंड से हम कब अलग हुए थे, 15 नवंबर 2000। उस समय कितना जिला हुआ करता था, 14 नवंबर तक 55 जिला। बिहार के पास कितना जिला आया, 37। वेस्ट बंगाल के पास कितना गया, 18। 37 से 38 बिहार कब हुआ, अरवल जिला बनकर। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको हमेशा रिकॉल करते रहना। अब बात करते हैं झारखंड। झारखंड के साथ हम कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं, साउदर्न, साउथ में है तो साउदर्न हो गया। अब इसके साथ कितना जिला, हम काउंट ही कर लेते हैं पहले। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बताइए कौन कौन से होंगे, तो शुरू करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। तो टोटल कितने जिला बनाते हैं, 8। याद रहेगा 8। 8 कहां, झारखंड। झारखंड 8 जिला याद रहेगा। कौन कौन, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। और अब कौन सा बच गया, यूपी। तो यूपी के साथ कितना होगा, पहले काउंट ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिहार यूपी के साथ 8 जिले। तो ये सब जिला है, आपको एक बार नक्शा देख लेना है और उसके बाद आपको याद रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यूपी के साथ 8, झारखंड के साथ 8, वेस्ट बंगाल के साथ 3 एंड नेपाल के साथ 7। तो एक इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन है जो आप याद रखिएगा, क्योंकि हम जब बिहार का ज्योग्राफिकल शेप देखते हैं तो हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर। इसको मानकर चलते ये रेक्टेंगुलर है। अब इस रेक्टेंगुलर में एक चीज आप याद रखिएगा कि हमें पता है कि नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में क्या है, यूपी है, और साउथ में क्या है, झारखंड है। तो
तो ऐसे भी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो नेपाल और यूपी के साथ भी बॉर्डर लगा रहे हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो नेपाल और वेस्ट बंगाल, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे झारखंड और यूपी, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो यहां से भी एक सवाल आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। अब आप नक्शा देखकर ही बताइएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ और यूपी के साथ लगता है। तो कौन सा जिला होगा? वेस्ट चंपारण। कौन सा जिला होगा? वेस्ट चंपारण। ये कौन सा जिला हो गया? वेस्ट चंपारण, जो यूपी और नेपाल के साथ, इसलिए मैंने ऐसे करके आपको बनाया है जो आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी और झारखंड, यूपी और झारखंड के साथ लगेगा। तो चलिए फिर से एक बार मैप देख लेते हैं, ऐसा कौन सा जिला है। देखिए कैमूर नहीं होगा, रोहतास। यहां पे देख रहे हैं यूपी के साथ भी तो झारखंड के साथ भी, तो कौन सा जो होगा याद रखिएगा, रोहतास। याद रहेगा, रोहतास। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल। हम जब वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल और झारखंड, तो बताइए आप ही कौन सा जिला होगा? कटिहार, भागलपुर, कौन सा होगा? कटिहार। अब लास्ट आता है नेपाल और वेस्ट बंगाल। नेपाल और वेस्ट बंगाल, तो कौन सा होगा आप ही देखकर बताइए। किशनगंज। तो आंसर विल बी, याद रखिएगा, किशनगंज। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना होगा। वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वेस्ट चंपारण, रोहतास, कटिहार, किशनगंज। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमेशा मैप से पूछा जाता है, ज्योग्राफिकल डिवीजन से पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है कि सबसे साउदर्न, सबसे नॉर्दर्न, सबसे ईस्टर्न, सबसे वेस्टर्न। तो आप ही बताइए, आपको पता, आपने पढ़ा होगा, गया। गया क्या है? सबसे साउदर्न मोस्ट है। ठीक है। किशनगंज को हम बोल सकते हैं सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्टर्न कौन सा होगा बताइए? कैमूर होगा, गोपालगंज होगा, वेस्ट चंपारण होगा, और दूसरा नॉर्दर्न। नॉर्दर्न में आ गया हमारा ये, और इधर आ गया कैमूर। तो ये सब कुछ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफिकल जहां से बेसिक सवाल पूछा जाता है, जो मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर लिया, नेपाल, झारखंड, और साथ साथ में ये सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपको समझ में आएगा कि सवाल जब आएगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसको जरूर सही कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है जो आपको याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डिविजन्स की। हम बात कर ले कि बिहार के डिविजन्स कैसे किए गए थे, कितने डिविजन्स हैं उस पर बात कर ले, कितने जिला हैं उस सब पे बात कर ले। जब हम बिहार के डिविजन्स की बात करते हैं तो बिहार में कितने डिविजन्स हैं, जिसको हम प्रमंडल और बोलते हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी में। 9 डिवीजन है। एक चीज और याद रखिएगा इसमें, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि बीपीएससी में बहुत फैक्ट्स पूछा जाता है कि सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन है और सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन है। तो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, और सबसे नया डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है वो कौन सा है? अरवल। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तो हो जाएगा पूर्णिया, ना कि पटना। एंड सबसे सबसे पुराना नया डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? लेटेस्ट, अरवल। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिविजन्स। 9 डिविजन्स है, बता सकते हैं कौन कौन डिवीजन है? तो हम शुरू करते हैं पटना डिवीजन, दूसरा भागलपुर, तीसरा पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा,
और बताइए, आप लोग ने पढ़ा होगा पटना, भागलपुर, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, और कौन से डिविजन्स रह गए, और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 9 डिविजन्स है और हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट है। आप 2 डिस्ट्रिक्ट, आपने 40 डिस्ट्रिक्ट का भी चर्चा खूब सुना होगा कि बिहार में 40 डिस्ट्रिक्ट है। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, आप बता सकते हैं ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे कौन है जिसको लेकर खूब चर्चा हुआ था। हम तो इतने दिन से हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जिला है, लेकिन 40 डिस्ट्रिक्ट को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार बताया और उसको लेकर बहुत सारा खींचातानी और उनके ऊपर कमेंट होने लगा। तो उन्होंने समझाया और बताया कि भैया यहाँ पे 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बगहा और नौगछिया, इसलिए जोड़कर हम 40 डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जब ये 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट, बगहा कहाँ है, कोई है चंपारण के तो उन्हीं को पता होगा कहाँ है, और नौगछिया सहरसा। तो 38 जिला है, लेकिन ऑप्शंस में हमेशा 38 जिला ही पूछा जाएगा। अगर 40 रहा और उसमें लिखा हो कहीं पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो आप ध्यान रखिएगा 2 है बगहा और नौगछिया, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। अब हम बात करते हैं डिविजन्स की बात, और जब हम डिविजन्स देखते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप मैप को देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बिहार में कितने 9 डिविजन्स कैसे कैसे। तो हमने पटना, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, तिरहुत ये सब के बारे में चर्चा किया, और हमें आपने नवादा ये सब के बारे में भी पढ़ा होगा, सारण के बारे में भी पढ़ा होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि सारे, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। बिहार में 9 डिविजन्स है और 38 जिला है, और 2 जिला मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बगहा और नौगछिया। तो ये एक हमारा ओवरव्यू है जो आपको याद रखना है। और एक और बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रख लीजिएगा। अगर हम स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साइंस सिंबल्स की बात करें, तो बिहार का जो राजकीय पशु हो या राजकीय फूल हो या चिड़िया हो, मछली हो, इसको भी लेकर बहुत बार सवाल पूछता है। तो जब हम राज्य या स्टेट एनिमल की बात करें तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो कौन सा, ऑक्स या बुल, याद रखिएगा। जब हम बर्ड की बात करें तो हाउस स्पैरो, चुनमुन्नी बोलते हैं इसको बहुत जगह पे हम लोग, हाउस स्पैरो। जब हम ट्री की बात करते हैं तो पीपल। तो ये सब भी फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फ्लावर की बात करते हैं तो मैरीगोल्ड। अगर हम फिश की बात करते हैं तो कैटफिश, जिसको बोलते हैं मांगूर। तो ये सब हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट फिश। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फैक्चुअल एग्जामिनेशन में जरूर आने का प्रवाह। यहाँ पिछले साल पूछ दिया था बीपीएससी में स्टेट एनिमल को लेकर, तो ऑक्स, बुल, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ इतिहास में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। उससे पहले हम बात करते हैं बिहार के ज्योग्राफी के बारे में। जब हम बिहार के ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, बिहार के भूगोल समझने से पहले हमें समझना होगा कि उसका भू संरचना कैसा है या जियोलॉजी कैसा है। तो जब हम बिहार के जियोलॉजी पार्ट को समझने के लिए फिर से हमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, मैप। तो जब हम बिहार के मैप को देखिएगा तो आप जियोलॉजी देखिएगा तो बिहार 4 में बटा हुआ, और इसमें सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पुराना कौन है। तो जो आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं ये है धारवाड़ रॉक, जो सबसे ओल्डेस्ट है, और ये आर्कियन रॉक के टाइम का है। और ये धारवाड़ रॉक बना कैसे, क्योंकि साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, डिवीजन हुआ। तो इसका मतलब ये तो नहीं आरी से लेकर बीचे बीच काट दिया और छोटा नागपुर उधर चला जाएगा और
इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो कुछ पार्ट तो हमारे इधर आएंगे। और यहाँ भी पे आप देखेंगे बहुत रिसोर्सेस मिलते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है। रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? छोटा नागपुर प्लेट्यू का। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। तो ये सवाल हमेशा पूछा जा सकता है कि ये जियोलॉजी में टर्सरी, क्वार्टिनरी, विंध्यान धारवाड़ में सबसे पुराना कौन है? तो याद रखिएगा सबसे पुराना है धारवाड़ रॉक। याद रहेगा सबसे पुराना कौन है? धारवाड़ रॉक, जो साउथ में बिहार में पड़ता है, और नक्शा से आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये हुआ विंध्यान। और इसमें दो जिला कौन है? रोहतास और कैमूर। याद रखिएगा धारवाड़ के बाद कौन सा आएगा? विंध्यान रॉक्स। तो पहले आया धारवाड़, उसके बाद आएगा विंध्यान। उसके बाद कौन आएगा तीसरा नंबर? ये नॉर्थ वाला, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, ये चंपारण वाला, ये कौन सा है? टर्सरी रॉक। क्यों टर्सरी रॉक होगा? क्योंकि ये हिमालय शिवालिक रेंज, और ये कब हुआ था? तो टर्सरी रॉक उसी फेज, उसी एरा में हुआ था। तो ये थर्ड नंबर पे आएगा टर्सरी रॉक। एंड लास्ट आएगा फोर्थ नंबर पे क्वाटिनरी। तो याद रखिएगा ये बहुत मल्टीपल टाइम्स में से सवाल पूछे गए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो सबसे पुराना कौन होगा? धारवाड़ रॉक, उसके बाद विंध्यान, उसके बाद टर्सरी, और उसके बाद क्वाटिनरी। तो याद रखिएगा ये क्रोनोलॉजी यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं और बहुत चांस है पूछने के लिए। तो ये भू संरचना या जो जियोलॉजी ऑफ बिहार है, पहले हमें यहाँ से समझना था, जो हमने सीधे समझ लिया। बस आपको ये फैक्चुअल याद रखना है। अब उसमें अभी कंसेप्ट में नहीं जाना है कि कब ये एरा में, किस पीरियड में या किस इपॉक में ये कैसे बना नहीं बना, वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरत नहीं। गोला मारिए, सही गोला मारिए और आगे बढ़िए सिलेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। जब हम फिजिकल डिवीजन और फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं तो बिहार को तीन चीज में बांटा गया है। पहला हिली और तराई रीजन, दूसरा प्लेन्स, तीसरा प्लेट्यू। जब हम हिली और तराई रीजन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा तीन इसको सब डिवीजन किए गए। यहाँ पे तीन सब डिवीजन में क्या आएगा? सबसे पहले सोमेश्वर रेंज, ये शिवालिक का ही एक्सटेंशन है, रामनगर दून और दून वैली, ये तीन सब डिवीजन है किसके? हिली और तराई रीजन। ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये सब आएंगे। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें क्या मिलता है? टर्सरी रॉक। टर्सरी रॉक का रैंक के हिसाब से तीसरा नंबर। दूसरा है प्लेन्स, नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन एंड साउदर्न गैंगेटिक प्लेन। आपको पता है जब आप बिहार के नक्शा को देखते हैं तो उसमें आपको कैसे बीच से गंगा बही है, और नॉर्थ और साउथ, ठीक। तो ये प्लेन्स को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स एंड साउदर्न गैंगेटिक प्लेन्स। और जब हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो साउदर्न प्लेट्यू, जिसमें हम धारवाड़ रॉक और विंध्यान रॉक्स की बात करते हैं, जो अभी हमने यहां पे समझा। ये हो गया प्लेट्यू, ये हो गया प्लेट्यू वाला फेज। इसको ही कहते हैं साउदर्न प्लेट्यू, जिसमें धारवाड़ रॉक्स आएगा और विंध्यान रॉक्स आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? जियोलॉजी समझ में आ गया, फिजियोग्राफिक डिवीजन समझ में आपको आ गया। अब आगे बात करते हैं, इसी फिजिकल डिवीजन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा? फिजियोग्राफिक डिवीजन अगर बिहार की बात करते हैं तो तीन है। तो पहला कौन सा होगा? हिली और तराई रीजन। तो ये कहाँ होगा? ये यहीं पे हमने बात किया कि सोमेश्वर रेंज है और रामनगर दून है, और इसी के बीच में आता है दून वैली। और सोमेश्वर रेंज में ही सबसे आपको दिखेगा सबसे बिहार का सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर फोर्ट। तो ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स है जो बस आपको एग्जाम में याद करके जाना है। अभी कंसेप्ट नहीं समझना, बस ऊपरी ऊपरी में आपको समझा दूं, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से टिक कर आ जाएगा और सही जवाब देकर आएगा। तो जब हमने कहा है कि बिहार के तीन फिजिकल डिविजन्स बांटे गए और उस सब डिविजन्स में क्या है? सोमेश्वर, दून, रामनगर। दूसरा हमने क्या बात किया? प्लेन्स। प्लेन्स में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स एंड साउदर्न प्लेन। और ये गंगा के पास होने से ये हुआ, तो ये हुआ नॉर्दर्न और ये हुआ साउदर्न। और तीसरा क्या हमने बात किया? प्लेट्यू। प्लेट्यू में हमने क्या बताया? द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार। तो उसमें कौन सा आएगा? विंध्यान और धारवाड़। और सबसे पुराना कौन सा है? तो धारवाड़। तो ये हो गया हमारा
फिजिकल डिवीजन, जो आपको याद करके इस नक्शे के हिसाब से आप बढ़िएगा तो आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है ये क्विक रिवीजन है, जिससे आपको 15 से 20 नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हम बात करते हैं बिहार के रिवर सिस्टम के बारे में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार का रिवर सिस्टम। और इसको समझने के लिए हमारे पास फिर से क्या है, मैप, क्योंकि सब समझने के लिए मैप से अच्छा कोई उपाय है नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई ये वो सब कुछ नहीं करना। आप मैप को देखिएगा, आप उसको विजुलाइज कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। अगर आपके पास समय, आप मैप बना लेते हैं बिहार का और ये नक्शा को आप वो कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो जब हम बिहार के रिवर सिस्टम की हम बात करें तो बिहार का जब रिवर सिस्टम को देखते हैं तो अगेन दो तरीके का, नॉर्थ बिहार का नदियां और साउथ बिहार की नदियां। और आपको पता ये जो बीच से आपने स्ट्रॉन्ग ब्लू देख रहा है ये कौन है, गंगा। और इसी के हिसाब से हमने नॉर्थ और साउथ बांटा है बिहार। तो प्लेन्स भी आपने अभी पढ़ा था। तो गंगा आपको पता कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और बिहार में कहां इंटर करती है, चौसा। चौसा कहां है, बक्सर। तो याद रखिएगा बिहार में गंगा किस जिले में या किस जगह पे इंटर करती है, तो जगह है चौसा और डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। ये भी मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं कि गंगा नदी बिहार के किस स्थान पे इंटर करती है और किस जिले में इंटर करती है। तो चौसा, इतिहास में आपने चौसा की लड़ाई, बैटल ऑफ चौसा पढ़ा भी होगा, बक्सर डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद हम जब बात करते हैं कि नॉर्थ में कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहले होता है घाघरा, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। इतने कौन सी नदियां हैं, तो ये नॉर्थ बिहार की नदियां हैं। फिर से याद दिला दूं, सबसे पहले कौन सा होगा, घाघरा। ये कभी आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने की बात की जाती है। घाघरा के बाद आएगा गंडक, गंडक के बाद आएगा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद आएगा बागमती, बागमती के बाद आएगा कमला, कमला के बाद आएगा कोसी, कोसी के बाद आएगा महानंदा। बस इस क्रोनोलॉजी में आपको याद करना है और बस ये पता करना है कि सबका ओरिजिन कहाँ है, बिहार में कहाँ इंटर करती है और गंगा में जाकर कहाँ मिलती है। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा रिवर सिस्टम में, तो आपको गलत एक भी नहीं सवाल होगा। तो पहले हमने गंगा का बात किया, गंगा कहाँ मिलती है, चौसा बक्सर में, और उसके बाद 12 जिला से बहकर वो सीधे निकल जाती है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल के खाड़ी में जाने से पहले बिहार के कितने जिला को गंगा वो करती है, तो याद रखिएगा 12। और नॉर्थ बिहार में कौन कौन सी नदी है, तो मैं फिर से याद दिला दूं, घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब थोड़ा सा हम एक एक जो इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम में नदियां हैं उस पर अगर हम बात करें तो घाघरा एक ऐसा नदी है जिसको यूपी में सरयू बुलाते हैं, और ये ऐसी नदी है जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाया जाता है। और वेस्टर्न मोस्ट में अगर इसमें बात करें तो वेस्टर्न में ये एकदम वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। अब बात होता है कि सर घाघरा आती कहां से निकलती, इसका उद्गम कहां है, तो ये तिब्बत के ग्लेशियर से उद्गम होती है। अब सवाल होता है कि सर घाघरा बिहार में आकर कहां किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो गोपालगंज याद रखिएगा। उसके बाद गंगा में आकर कहां मिलेगी, तो सारण, छपरा। तो यही तो पॉइंट है, यही तो बेसिक सवाल पूछ देता है कि घाघरा बिहार में कहां इंटर करेगी। आप बोलिए सर कंफ्यूज हो रहे, गोपालगंज होगा कि सिवान होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन ये यहाँ पे मैक्सिमम जगह अगर पीवाईक्यू भी देखिएगा तो गोपालगंज दिया हुआ है। तो बीपीएससी जब वीर कुंवर सिंह का स्थान बदल सकती है जन्म का, तो घाघरा तो नदी बहुत छोटी है, तो जब वीर कुंवर सिंह का जगह और वो स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन याद रहेगा ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा गोपालगंज। तो गोपालगंज से इंटर करती है कहां, बिहार में, और गंगा में कहां मिलती है, छपरा। बस इतने सवाल पूछता है। फिर ऐसे करके हमें हर नदी के बारे में देखना। इसको क्या बोलते हैं, सरयू नदी, कहां, यूपी में। ठीक, चलिए अब हम इसको अगेन एक अब फ्लो चार्ट से ही समझेंगे जो आपको याद होने में आसानी होगी।
पहला रिवर की हम बात करते हैं घाघरा, तो तिब्बत से निकलता है, फिर यहाँ देखिए सारण, गंगा, छपरा, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा रिवर है गंडक, नेपाल से निकलती है। इस फ्लो चार्ट से आपको सारा चीज विजुलाइज होगा और इसी को याद कर कर जाना, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं करना है। इस फ्लो चार्ट को एक दो बार देखिएगा, मैप को याद कीजिएगा, रिवर सिस्टम से कोई सवाल आता है तो गलत नहीं होता। दूसरा रिवर कौन सा हमने बात किया था, मैप थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो उस पर ज्यादा नहीं देना, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। गंडक रिवर, गंडक नगर कहां से, नेपाल से वाल्मीकि नगर इंटर करती है। और गंगा कहां, सोनपुर, पटना के नजदीक है सोनपुर, वहां के आके। इसी को लेकर एक सवाल पूछा गया था, त्रिवेणी कैनाल किस नदी के ऊपर एक कैनाल बना है, तो गंडक नदी के ऊपर त्रिवेणी कैनाल बना, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो रिवर सिस्टम पे हमेशा। कोसी को सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है। कोसी का एंट्री एग्जिट कहां पे मिलती है, तो गंगा में, खगड़िया में। गंगा में आके कोसी कहाँ मिलेगी, खगड़िया में। तो ये सब नॉर्थ प्लेन के जो नॉर्थ सिस्टम है उसके सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है महानंदा रिवर। ये भी याद रखिएगा, पूर्णिया कटिहार होती है और ये कहाँ, कटिहार में आके गंगा में मिल जाती है। बस यही बेसिक सवाल पूछता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गंगा में आके कहाँ मिलती है, तो बस सबके गंगा के और वो पॉइंट है कहाँ पे आके वो कन्फ्लुएंस होती है, वो पॉइंट याद करके जाएगा और सीधे डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछा जाता है। और जब हम साउदर्न की बात करें, सोन से पहले कौन सा होगा, कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को एक तरीके से इसमें बोला जाता है कि इसमें जो नहाएंगे उसका कर्म मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर कर्म नहीं किए इसमें अगर नहा लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं है। तो कर्मनाशा सबसे पहले आएगा साउदर्न प्लेन या साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार में। फिर आएगा सोन। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश, पुनपुन, फाल्गु, हजारीबाग प्लेट्यू यहाँ से निकलती है। फिर क्यूल, अजय, कुछ इंपॉर्टेंट नदी हैं जो आपको याद करके इस मैप के थ्रू जाना है। अगेन कुछ हम और डिस्कस कर लेते हैं जहां से ये सवाल आ सकता है। तो ये साउथ बिहार की नदी है, सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, कर्मनाशा, अजय रिवर। तो कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, विंध्याचल हिल से। ये भी बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो याद रखिएगा कौन कौन नदी बना रही है बॉर्डर, तो गंडक भी बनाती है कर्मनाशा। अभी और एक लीडर का हम नाम लेंगे तो आपको समझ आएगा। गंडक यूपी के साथ कौन कौन बॉर्डर बनाती है ये याद रखिएगा। एक बनाती है आपको गंडक, घाघरा, और थर्ड कौन सा है, कर्मनाशा। कर्मनाशा कहां से निकलती है, विंध्याचल हिल से निकलती है, ये भी बॉर्डर बनाती है, फ्लो रोहतास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कहां गंगा में आके मिलती है, चौसा। चौसा याद आया, गंगा जहां इंटर करती है, तो ये भी चौसा में जाकर गंगा से मिल जाती है। कर्मनाशा, इसमें नहाए तो कर्म का समाप्ति। तो कर्मनाशा कहां से निकलती है, विंध्याचल। अब बात करते हैं सोन रिवर के बारे में। तो सोन रिवर कहाँ है, मैकाल रेंज, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक और नदी निकलती है, बहुत फेमस है, नर्मदा। जैसे हम लोग कैसे गंगा जी को मानते हैं, तो वैसे ही मध्य प्रदेश में सब नर्मदा को बहुत पूज्य नदी माना जाता है और उनके लिए बहुत सबसे होली रिवर है। और उसके बाद हम बात करते हैं बिहार में कहाँ, तो साउथ ऑफ द कैमूर, वहां से है, रोहतास और इस सब के साथ मिलती है, और मनेर में आके गंगा में मिल जाती है, गंगा में मनेर। तो याद रहेगा, कुछ कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट है जो बार बार सवाल पूछा जाता है, जो आपको इसके थ्रू सब कुछ याद रखना है। फाल्गु नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके दो ट्रिब्यूटरी हैं जो आके मिलती है, वो एक है निरंजना और दूसरा मुहानी, ये दोनों मिलती है। उसके बाद फाल्गु फिर आगे बढ़ती है और उसके बाद जाकर ये बाकी नदी में पुनपुन में मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आपको साउथ का भी पढ़कर जाना है थ्रू दिस मैप, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करना है क्लाइमेट को लेकर। जब हम क्लाइमेट ऑफ बिहार की बात करते हैं तो बिहार का जलवायु कैसा है, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, मॉनसून,
क्लाइमेट, एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, कोपेन। उनके हिसाब से बिहार का जो है वो है CWA। ये बस याद कीजिए, इसमें भी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बिहार का जलवायु कैसा, बिहार का क्लाइमेट कैसा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। और कोपेन के हिसाब से उन्होंने जो डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन किया है, CWA। सी का मतलब ट्रॉपिकल, ड्राई, विंटर, ह्यूमिड। तो ये इंपॉर्टेंट, और ए का मतलब प्लेन्स। तो ये बेसिक चीज है जो इसमें बीपीएससी ने बार बार सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए आपको लेकर ये चर्चा किया जा रहा है। तो बिहार का जलवायु कैसा है, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब हम सब ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, थोड़ा सा ये भी इस पर बात कर ले। आपको पता, आप कर्क रेखा पढ़े होंगे 23 डिग्री एंड हाफ, उसी का सब ट्रॉपिकल का मतलब लॉजिकली देखिए सब का मतलब थोड़ा और ऊपर है। तो अगर बिहार का आप देखेंगे, बिहार तो क्या है, इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल। ये आपने ज्योग्राफी में, बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन क्लासेस है, तो इस कंसेप्चुअल, इस कंसेप्ट में नहीं जाते कि क्या होता है, कितने रेखा हैं, कितने लाइन्स है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इस सब पे हम नहीं चर्चा करेंगे। बस आप इस याद करके जाइए, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, और कोपेन के हिसाब से ये चीज आपका हो जाएगा। अब आगे करते हैं बात क्लाइमेटिक जोन। अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं, तो बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, 4 डिवीजन में बांटा गया है। बिहार का क्लाइमेटिक जोन 4 में बांटा गया है, 13, 8, 6। देखिए कुछ कुछ जगह पे ना, अगर यहाँ पे कंफ्यूजिंग दिखेगा आपको ऑप्शंस में भी कि CWA है या CWG, बहुत किताब या जो बेसिक्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा अंतर करना होगा। CWG भी है और बहुत जगह CWA भी लिखा रहता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगभग ये जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन ही किया है, जैसे हमने कोपेन का एग्जाम्पल लेकर बात किया। तो ये प्लेन्स, अब हम जिस प्लेन्स की बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे क्या, हम उसको गैंगेटिक प्लेन कह रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं है, बस ऑप्शन को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में बीपीएससी CWA, CWG कौन सा दिया जा रहा है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, उसको अब अच्छे से समझ से आप आगे बढ़िएगा। तो ए का मतलब ही प्लेन्स हो रहा है, और हम जब बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम गैंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन्स की। जब हम क्लाइमेटिक जोन्स की बात कर रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से, बिहार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से बिहार का जो क्लाइमेटिक जोन है वो 4 भागों में बांटा है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 3A एंड 3B। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट है, बस आपको इस डिस्ट्रिक्ट को याद रख के जाना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर आप उसको याद भी नहीं करते हैं तो डायरेक्ट इतने ही सवाल आएगा कि बिहार में कितने जोन्स है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हो गए, फिर से मैं याद दिला दूं, 4। अब ये 4 कैसे बांटा गया, 1, 2, 3, 3 का 2 है, A एंड B, तो कितने हो गए, 4। अब उस 4 में कितने कितने जिला हैं, तो जोन 1 में सबसे ज्यादा जिला है 13। ये देख लीजिए पूरी ये वाला पार्ट जो है, ये हो गया जोन 1। कितने जिला हैं, 13। नेपाल वाला 7 तो हो, ये देख रहे, ये तो ये है, इसमें बस ये 3 अलग कर दिया गया। तो याद रखिएगा जोन 1 में सबसे बड़ा है 13 जिला। अब हम जोन 2 की बात करें, ये वाला बेल्ट 8। जोन 3 की बात करें, जोन 3A 6 जिला, ये लखीसराय, मुंगेर, जमुई, भागलपुर। और जोन 3B की बात करें तो 11 जिला। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक बेस, और ये सरकारी डाटा, ये भी याद रखिएगा, बीपीएससी यहां से भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ हम लोग फॉरेस्ट के बारे में बात कर ले, वो भी ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्स की बात कर ले, और उसके बाद वेटलैंड रिसोर्सेज, तो हमारा पूरा ज्योग्राफी ऑफ बिहार सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट के। जब हम बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट कवर कितना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर, 7532.45। तो ये इंपॉर्टेंट है, 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर ये फॉरेस्ट कवर है, और ये हमारा जो लेटेस्ट डाटा आया है उसके हिसाब से है, कितना है,
532.45 स्क्वायर किलोमीटर, विच रिप्रेजेंट्स 8% ऑफ द स्टेट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये सवाल आता है, ये चलिए, सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच। अब देखिए यहां पे 8% की बात की गई है। थोड़ा सा और फैक्चुअल डाटा हमारे पास है जहां से सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है। देखिए बिहार का अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया बात करते हैं तो कितना है, किसी को याद है? अगर हम बात करेंगे बिहार का, चलिए देखते हैं। लगता है बिहार में फॉरेस्ट कवर थोड़ा कम है, उसके कारण बोर्ड भी नाराज है, क्योंकि इससे भी तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। क्योंकि बिहार का फॉरेस्ट परसेंट 8% है, और जो भारत सरकार ने 33% का जो टारगेट रखा है उससे भी हम लोग बहुत दिल्ली दूर है। तो ये भी एक कारण है, बोर्ड बार बार ये भी हो जा रहा है, क्योंकि कार्बन और ये सब जो आप पढ़ते हैं उस सब का इफेक्ट है। तो फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं और फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है, और ये कितना 8% ऑफ स्टेट। तो मेरा सवाल था कि बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, और वो भारत के ज्योग्राफिकल एरिया से कितना परसेंट। दूसरा, बिहार का रैंक एरिया वाइज। तो ये सब देखिए फैक्चुअल डाटा है जो बार बार बीपीएससी सवाल पूछती है। तो 94163, अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का पूछ जाने तो 94163 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कितना है तो 2.86% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया। और इस एरिया के हिसाब से बिहार का रैंक कितना है तो 12वां। ठीक, तो याद रहेगा। अभी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम फॉरेस्ट कवर का एरिया और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो कुछ डेटा आपको कोरिलेट करना है, और यहां से लाख मतलब हजारों बार सवाल पूछता है बीपीएससी बिहार के कोई एग्जाम में, और ये आप गलती करके आइएगा तो आप एक गोल्डन चांस मिस कर रहे हैं कि ये पूरा 5 लाख बच्चे में से 4,09,000 तो बच्चे, या मान के चले 98% तो बच्चे सही करके आते। तो ये सब गलत नहीं करना है। 2.86% और एरिया के हिसाब से 12वां रैंक। अगर मैं पूछ दूं पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का रैंक, अब पॉपुलेशन में 2011 सेंसस की बात कर रहा हूं, तो बिहार का रैंक कितना होगा, तीसरा। पहला कौन है भारत का, तो यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, थर्ड हो जाएगा बिहार। अब पॉपुलेशन की बात करें तो 10 करोड़ 44 लाख, फिर क्या है, देखिए मैं भी भूल गया इतना है, तो इसलिए 10 44 99 452, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है। अभी तो कम है, अभी तो सर्वे आया है उससे तो हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन हमें सर्वे वाला डेटा याद नहीं करके इसमें ही आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी के हिसाब से मैंने आपको रैंकिंग बताया है थर्ड। तो 10,44,99,452 इतना बिहार का जनसंख्या है, और ये भारत के उससे 8.58%। भारत का 2011 में जो 121 की हम बात करते हैं, उतना पॉपुलेशन 121 करोड़, उसका कितना हम लोग हैं 8.8%, 58%। तो इसको ओवरऑल आप 8.6% समझ सकते हैं। तो ये सब फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर पे। फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो कितना बताया था मैंने, 7.532 8%, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर 2021 की बात करें तो 7.84%। तो कहने का मतलब इंक्रीज हुआ है। चलिए कुछ तो अच्छा चीज कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर हमारा इंक्रीज हुआ है। कितना, 7.84 था पहले 21 में,
और अब से हम कितना परसेंट, 8%, इसको इंक्रीज बोले या क्या बोले ये छोड़ देते हैं हम लोग सरकार पे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो क्या होगा, कैमूर, फिर चंपारण, जमुई और मिनिमम शेखपुरा, अरवल, बक्सर। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रख के जाना है एग्जामिनेशन में, भूलिएगा नहीं। ये डेटा बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बिहार का फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर, और ये लेटेस्ट डेटा है 2023 का। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी में। तो वाल्मीकि, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। यहाँ पे देखिए वेस्ट चंपारण, क्या क्या होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर, गौतम बुद्ध, गया जी, ये भी नाम बदला गया है। संजय गांधी उद्यान पटना, ये पटना जू अब जो जाते हैं। उदयपुर, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। नकती डैम बर्ड सेंचुरी जमुई, ये हम अभी रामसर में भी पढ़ेंगे। नागी रामसर में भी पढ़ेंगे। कंवर झील, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके कोई सा सवाल पूछ सकता है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस स्लाइड से आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, जिसमें हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम मिनरल्स की बात कर लें कि बिहार में ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं मिनरल्स ऑफ बिहार। तो जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था विंध्यान रॉक्स, धारवाड़ रॉक सबसे पहले, उसके बाद विंध्यान रॉक, उसमें क्या मिलेगा, लाइमस्टोन। और हमने डिस्ट्रिक्ट की भी बात की थी, याद है, रोहतास और कैमूर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से भी बहुत बार सवाल पूछता है। तो फाउंड इन द साउथ वेस्ट बिहार और कैमूर हिल्स, विंध्यान रॉक्स, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। अब लाइमस्टोन, सैंडस्टोन कहाँ यूज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। लार्जेस्ट लाइमस्टोन माइनिंग कहाँ है, अमजोर हिल्स ऑफ रोहतास, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये पूछा है दालमिया नगर, कल्याणपुर, रोहतास, श्री सीमेंट, औरंगाबाद। तो बस आपको ये याद रखना है कि बिहार में लाइमस्टोन किस रॉक, विंध्यान रॉक्स, और ये कहाँ फाउंड होता है, तो कैमूर, रोहतास या कैमूर हिल्स में। अगर हम दूसरा बात करें, पायराइट की बात करें, तो ये अगेन लाइमस्टोन रोहतास, तो रोहतास अमजोर हिल्स याद रखिएगा, अमजोर हिल्स। यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, ये यूज कम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 95% ऑफ इंडिया पायराइट इज ओनली इन बिहार, रोहतास। अब इसी पे सवाल पूछा था बीपीएससी, जो बाद में क्वेश्चन को डिलीट सही में फंसा रहा कि क्या पूछा है, एक्सट्रैक्ट पूछा है या प्रोडक्शन पूछा है या उतने पास उसके पास रिजर्व है, तो इसको लेकर तो याद रखिएगा पायराइट कहाँ पे मिल रहा है, और 95% ऑफ इंडिया कहाँ पे है, बिहार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट की हम बात करें तो अगेन एक स्टोन है जो कैमूर, रोहतास में मिलती है। बॉक्साइट, एल्युमिनियम ओर है जो आपने पढ़ा होगा, मुंगेर, यहाँ पे रोहतास है वहां। फिर हेमेटाइट आयरन ओर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। गोल्ड जमुई में आपने पढ़ा होगा। सिलिका भागलपुर, पेट्रोलियम चांसेस है क्योंकि टर्सरी जोन है ना, तो वो वेस्ट चंपारण। ये माना जाता है कि टर्सरी रॉक्स में देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, मतलब हाइड्रोकार्बन का सबसे ज्यादा मिलने का संभावना कहां होता है, टर्सरी पीरियड में। और हमारा टर्सरी पीरियड हम कहां देखते हैं, वेस्ट चंपारण, इसलिए आप इसको भी दिमाग लगा सकते हैं। पेट्रोलियम, यूरेनियम माना जाता है कि गया जी में कुछ है, हमारे पास उतना नहीं है। फिर ग्रेनाइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लिथियम गया जी में, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जहां पे आपको बिहार में देखने का, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को जब विभाजन ही हो गया तो 98% जो हमारे पास रिसोर्सेज थे कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा हमारा गौरवशील इतिहास, जिससे हम निकाल रहे हैं ये सब चीज। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और रिसोर्सेस है जो इसको आप देख लीजिएगा, ये स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ग्राफिक्स अच्छा रखा गया कि आपको याद करने में, समझने में आसानी होगी। ठीक, थैंक्स टू चैट जीपीटी। चलिए आगे बात करते हैं इसी बिहार ज्योग्राफी में लेक्स।
लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग करके डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो कांवर लेक तो हमको लगता है कि जितना कांवर लेक बीपीएससी ने फेमस कर दिया है उतना फेमस कांवर लेक अपने आप में भी नहीं बन पाया। तो बेगूसराय 16 किलोमीटर माइग्रेटिव बर्ड्स, ये या बस याद रखिए कहाँ, तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा बेगूसराय में बर्ड वंडिंग स्टेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वहां से सवाल पूछा जा सकता है। हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर जूलॉजिस्ट टू कैरी आउट रिसर्च, 39th रैमसर साइट और एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट रैमसर साइट इन बिहार। तो अब मेरा सवाल है कि बिहार में कितने रैमसर साइट्स हैं, जो इस पे भी बिहार बीपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है। तो पहला तो आप देख लिए और मुझे जवाब दे, तब तक सोचे अब कि कितने रैमसर साइट्स हैं। तो गोगाबिल है, कटिहार, कुशेश्वर स्थान अभी हमने बात किया, दरभंगा, खड़गपुर है, उदयपुर है। तो ये सब फैक्चुअल है, इसमें समझने वाला चीज नहीं है, बस एक बार स्लाइड्स देख के इसको रटने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आता। अब आगे बात करते हैं हम, अभी हमने चर्चा किया रैमसर साइट्स को लेकर, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 रैमसर साइट्स हैं जो बिहार में हैं और 2026 में 2 नए जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा, पहला कांवरताल जो अभी हमने बात किया, बेगूसराय, एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक मतलब चेंज ऑफ रिवर उसके कारण। उसके बाद हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट्स लोकल लाइवलीहुड्स, सपोर्ट्स वहां पे देखिएगा तो इससे बहुत लोगों का जीविका चलता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, नागी बर्ड सेंचुरी, मैनमेड वेटलैंड है ये, सिग्निफिकेंट विंटरिंग साइट, अगर आप विंटर में भी जाइएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये कहाँ पे है, जमुई। आगे बात करते हैं नकती बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, जमुई। कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी क्रिटिकल, ये सब बेसिक है। गोकुल जलसाय बक्सर जलाशय कहाँ पे, बक्सर में। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण एंड गोगाबिल लेक कहाँ पे है, ये कटिहार। तो 2-3 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यही सब जोड़े गए हैं, 2 इंपॉर्टेंट जोड़े गए हैं और यहीं से सवाल आ सकता है। 25 में जोड़े गए थे या 26 तक उसको अपडेट किया गया था। और टोटल रैमसर साइट कितने हो गए बिहार में, 6 हो गए, ठीक। तो ये कांवरताल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा नदी, और ये तो याद रखिएगा बूढ़ी गंडक, यहां से भी एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, अगेन दिस इज द फैक्चुअल वन, यहाँ पे कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस ये सारे साइट्स को आपको रटकर आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं, द ऑल बिहार ज्योग्राफी हमारा हो चुका, अभी सारे देखेंगे। अब हम देखेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे बिहार हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे बिहार पॉलिटी के बारे में। तो हम लोग शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक। थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे कि बिहार एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर। अब हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो आपको भी पता है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अगेन इतिहास में भी हमारे पास 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, और ये हमें बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, सॉइल, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आने के संभावना ज्यादा रहता है। जब हम बिहार की मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल्स ऑफ बिहार की बात करते हैं, तो इसमें भी अगेन गंगा का बहुत अहम रोल होता है, और साथ साथ में ये, तो एक याद रखिएगा, जब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक सॉइल मिलता है जिसको बोलते हैं पिडमंट सॉइल, पर्वत पादीय सॉइल, क्योंकि यहां से नदी निकलती है, शिवालिक रेंज है। तो सोमेश्वर रेंज में हमें जो मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न, जो चंपारण, वेस्ट चंपारण की हम बात करते हैं, तो कौन सा सॉइल है, पिडमंट सॉइल। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ नेपाल के साथ बॉर्डर लगता था, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है, तराई सॉइल। तो तराई सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच फर्टाइल लैंड है, और साथ साथ में यहाँ पे पैडी
व्हीट, शुगर केन, ये सब का फसल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब उसके बाद आते हैं तो 90% ऑफ द प्लेन में जो मिट्टी मिलता है वो मिलता है एलुवियल सॉइल, इसको हिंदी में हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, 90%। और कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में अगर हम बात करेंगे तो जो ओल्ड एलुवियम सॉइल है उसको हम क्या बोलते हैं, भांगा, लेस फर्टाइल होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं इसको बालू सुंदरी पार्ट बोलते हैं। फिर हम जब ये वाला पार्ट देख रहे हैं गंगा, तो गंगा के साउदर्न पार्ट में 8 से 10 किलोमीटर में कौन सा क्षेत्र है, उसको हम ताल सॉइल बोलते हैं, ताल सॉइल है। और जब हम साउदर्न प्लेट्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे बल्थर है, रेड येलो सॉइल है और रेड सैंडी सॉइल है। तो बिहार का जब हम सॉइल की बात करते हैं तो ये भी 3 डिवीजन में बटा हुआ है, नॉर्थ बिहार सॉइल या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सॉइल, फिर साउदर्न और साउदर्न प्लेट्यू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सॉइल्स है जो मैंने आपको समझाया, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्वत पादीय पिडमेंट सॉइल, ये कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट चंपारण। और तराई सॉइल आप देख रहे होंगे 7 डिस्ट्रिक्ट्स है नेपाल, वहां से ये सब सॉइल मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी 90% जो है प्लेन्स में यही मिलता है। और जो हम न्यू बात करते हैं, ओल्ड बात करते हैं, तो न्यू एलुवियल सॉइल जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर, और ओल्ड को भांगर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इस मैप के थ्रू आपने सारा चीज समझ लिया कि सॉइल्स ऑफ बिहार कैसे डिवाइड हुआ। अगेन इसका जो डिवीजन है वो 3 में, नॉर्थ, साउथ और साउदर्न प्लेट्यू, क्योंकि यहां पे भी तो है, यहां पे क्या मिलेगा, बल्थर, रेड सैंडी और रेड येलो सॉइल। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए कि करेल के बाल कहाँ मिलता है, पिडमेंट सॉइल कहाँ मिलता है, भांगर, उसके बाद सुंदरी और ताल क्षेत्र या ताल सॉइल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन अब शुरू होता है वो है इतिहास। और मैंने आपको बताया इतिहास में 3 सेक्शन में हमें पढ़ना है। हम हर इंपॉर्टेंट एरियाज को पढ़ेंगे जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है। तो जब हम एंशिएंट की बात करते हैं, तो जब हम ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं तो उसमें कैसे डिविजन हुआ। तो स्टोन एज की हम बात करते हैं तो 3 सेक्शन आपने पढ़ा होगा, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सब बेसिक चीज आपने पढ़ा होगा। और इसी में हमें पढ़ना है पहले पेलियोलिथिक। रिमेन्स फाउंड इन, याद रखिएगा कहाँ मिलेगा, तो साउदर्न बिहार में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं क्या यूज किया जाता है, तो ये ग्राफिक्स से आपको समझ में आ जाएगा। तो हैंड एक्स, स्क्रैपर्स, नाइफ। और की साइट्स क्या है, तो मुंगेर है, नालंदा है। तो ये की साइट्स से ही सवाल पूछा जाता है कि पेलियोलिथिक एज। तो ये मैंने यहाँ पे क्या बताया, साउदर्न बिहार में। और साउदर्न बिहार में अगर ऑप्शन में आएगा कि आपको पता है कि साउदर्न बिहार में ही पूछा जाता है और ऑप्शन में दे दिया जाएगा मधुबनी, तो आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे तो मिलता नहीं, तो आप इसको कैंसिल करके आगे बढ़िएगा और इसी पे जवाब हो सकता है, पूछा जाएगा कहाँ नहीं मिलता है। तो पेलियोलिथिक जब हम ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक की। रिमेन्स फाउंड इन मुंगेर रीजन, तो यहाँ पे मिलता है मेनली स्टोन टूल्स है जो मेनली यूज किया जा रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं नियोलिथिक, तो वो सब इंपॉर्टेंट एरियाज है, सारण, वैशाली, मनेर, रोहतास, हजारीबाग। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो कहाँ पे है, तो शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। किंग जनक आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, वैदिक कल्चर। तो ये सब पॉइंट्स पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से बार बार सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में, महाजनपद। तो महाजनपद आपने पढ़ा होगा 16, उसमें से कौन बिहार में लोकेट था, तो 3 याद रखिएगा, वजी, अंगा एंड मगध। तो ये सब 3 इंपॉर्टेंट एरियाज है, बस इतने डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है। और एंशिएंट में इससे ज्यादा बाहर सवाल ज्यादा नहीं पूछ सकता, बीपीएससी के पास भी लिमिटेशंस होते हैं कि एंशिएंट सेक्शन से सवाल पूछना है। तो महाजनपद और स्टोन एज, ठीक। और कुछ डायनेस्टी हैं उसको भी लेकर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जब देखिए मैंने बताया 3 महाजनपद में वजी, तो इसमें स्प्रेड ओवर मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, लोकेशन को लेकर सवाल पूछ दिया जाता, तो याद रहेगा कहां, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। फर्स्ट रिपब्लिक इन इंटायर वर्ल्ड, लिच्छवी डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा। तो ये सब सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। वैशाली इसका कैपिटल था।
तो वज्जी किंगडम का कैपिटल वैशाली, वैशाली मुजफ्फरपुर, ये सब एरियाज है, डायरेक्ट पूछा जाता। अंग, ये आपको अंग पता है, अंग प्रदेश किसको, भागलपुर, बांका, ये वाला जो क्षेत्र था अंग प्रदेश। आपने महाभारत में भी कर्ण अंग देश का राजा था, उससे आप जोड़ सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा माइथोलॉजी देखा होगा, समझा होगा तो मुंगेर भागलपुर वाला क्षेत्र है। चंपा सिटी वाज द कैपिटल, कभी कभी कैपिटल पे सवाल पूछ जाता है, इसका कैपिटल वैशाली, इसका चंपा सिटी। अब बात करते हैं मगध। तो मगध का आपने मगध साम्राज्य के बारे में खूब सुना होगा, यही से तुम्हारा गौरव बनता है कि बिहार में मगध डायनेस्टी या मगध महाजनपद की हम बात करते हैं। तो स्प्रेड ओवर पटना गया जी, राजगीर कैपिटल था। मगध महाजनपद सब तीनों जनपद में महाजनपद में सबसे पावरफुल था मगध। तो कैपिटल पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, या कि कितने 16 में से कितने महाजनपद बिहार, मॉडर्न बिहार का भी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखे उसके हिसाब से 3 आपको याद रखना चलना। अब कुछ डायनेस्टी है। पहला डायनेस्टी फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, उसके बाद राजगीर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। हर्यंका डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिंबिसारा, आप इसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया इस डायनेस्टी से। राजगीर उसका कैपिटल था मगध। मैंने आपको पाटलिपुत्रा वाला कहानी सुनाया था, कैसे पाटलीग्राम पाटलिपुत्रा, तो अजात शत्रु के बारे में हमने चर्चा किया था। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। बिंबिसारा कंसिडर द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध। जीविक जो एक फिजिशियन थे, बिंबिसारा के कोर्ट में आए थे। तो इसके इतिहास से, क्योंकि ये इतिहास हमारे से जुड़ा हुआ है, तो बिहार एंशियंट में इससे डायरेक्ट सवाल आ सकता है। तो फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी बिंबिसारा, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। राजगीर वाज द कैपिटल। बिंबिसारा कंसिडर द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध। फेमस फिजिशियन, कहाँ पे आए थे, कहाँ ट्रीटेड द जॉन्डिस ऑफ अवंती किंग, ये भी बहुत बार पूछा गया। एंड बिंबिसारा वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस डायनेस्टी से जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। हर्यंका डायनेस्टी, मगध, राजगीर, बिंबिसारा, जीवक फिजिशियन जो जिनका जॉन्डिस का इलाज किया था, अवंती किंग, एंड कंटेम्प्रेरी किसके, गौतम बुद्ध। अब बात करते हैं बिंबिसारा मेड ए गिफ्ट फॉर बुद्धा, गार्डन ऑफ बम्बू। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार बस देखते हुए आगे चलना है। पाटलिपुत्र वाज द न्यू कैपिटल ऑफ मगध। अजात शत्रु अगेंस्ट वज्जी हमने बताया था कि कैसे फोर्टिफाइड विलेज बनाया गया था, इसका नाम था क्या, पाटलीग्राम। तो लास्ट रूरल, इसको फर्स्ट एंड लास्ट रूरल हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शिशुआंग डायनेस्टी, इसको लेकर भी देखिएगा, वैशाली वाज द कैपिटल, पाटलिपुत्रा परमानेंट कैपिटल। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैपिटल ऑफ मगध कैसे शिफ्ट हुआ, कौन क्या बना, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो एंशिएंट में बिंबिसारा का राजगीर, उज्जैन मैंने इसको भी लेकर चर्चा किया था, पाटलिपुत्रा, वैशाली एंड परमानेंट कैपिटल पाटलिपुत्रा। फिर आता है नंदा डायनेस्टी, इसको भी लेकर महाद्वीप आप सब पढ़ा ही होगा इतिहास में। क्योंकि देखिए हम इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, यहीं से सवाल बिहार हिस्ट्री में, एंशिएंट में जो बिहार से जुड़ा हुआ है। आपने एंशिएंट हिस्ट्री ओवरऑल इंडिया का भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको बिहार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सारे पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एक बार में समझाने वाला चीज नहीं है, आपको बस एक बार पढ़ के इसको रटने की कोशिश करना, अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना, और डायरेक्ट सवाल यहीं से आएंगे। तो मौर्यन डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का बहुत अहम रोल था, इसलिए हम बोला जाता है कि बिहार में हमें ज्यादा बुद्धि मत दीजिए, क्योंकि हम लोग चाणक्य के वंशज हैं। तो ये हमारा बिहारी होने का गर्व महसूस हम लोग इसी पे करते हैं कि हमसे साथ राजनीति मत खेलिए, हम लोग चाणक्य के वंशज हैं। हम लोग नया नया राज्य और नया साम्राज्य बना देते हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, किसका सब हेल्प ऑफ चाणक्य, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल। फिर इसका कहाँ से हमें मिलता है, तो विशाखदत्त, ये सब किताब है जो आपने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र, मैंने वहाँ पे बताया था इंडिका किताब के बारे में, वहाँ से भी चर्चा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक बार आपको रिकॉल करना है, और यहाँ से 1 से 2 सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेडाइवल, जब मेडाइवल की बात करते हैं तो मैंने आपको शुरुआती दौर में 12वीं 13वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी वाला एक कहानी बताया था, कैसे बिहार नाम बदला।
किताब का नाम लेकर, बैटल ऑफ तरेन, पृथ्वीराज चौहान, और वहां से इसको इससे कनेक्ट करके देखना है, समझना है। बिहार ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट किताब में कहीं नहीं लिखा गया था, सिर्फ ईस्टर्न इंडिया के बारे में चर्चा किया गया था। बख्तियार खिलजी आया था, उदनपुरी सबसे पहले उसने क्या किया था, उदनपुरी को तबाह किया था। फिर धीरे धीरे कहाँ गया वो, सेन डायनेस्टी, जो वहाँ पे सेना डायनेस्टी बंगाल को तहस नहस किया। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्लेव डायनेस्टी बिहार में, फर्स्ट दिल्ली सल्तनत टू कंकर बिहार एंड मर्ज इनटू दिल्ली इल्तुतमिश, ये याद रखिएगा। और ये स्लेव डायनेस्टी को लेकर बिहार में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। और उसके बाद फिर क्या आता है, मुगल पीरियड। मिडाइवल से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, 3-4 बेसिक सवाल रहते हैं, और या ज्यादा लिटरेचर पे ही सवाल रहता है, ज्यादा टच नहीं किया जाता। तो स्लेव डायनेस्टी एंड बिहार में देखिए, बालबन कंक्वेयर साउथ पार्ट ऑफ बिहार, यहाँ से एक सवाल बन सकता है। खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी किसे भेजा था दरभंगा, शेख मोहम्मद इस्माइल टू दरभंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और मोहम्मद इस्माइल डिफीटेड बाय सकरा सिंह, ये सकरा सिंह याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स है, यहाँ से सवाल आ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तुगलक डायनेस्टी, तो यासिन तुगलक डिफीटेड कान्नड़ डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हरि सिंह डिफीटेड एज ए कैपिटल, और दरभंगा रीनेम्ड एज ए तुगलकपुर एंड तिरहुत नेम्ड एज तुगलकाबाद। तो ये सब पॉइंट्स है जो बीपीएससी टच करती है, पूछती है, जो आप कहीं भी पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको कम दिखेगा। तो ये स्लेव डायनेस्टी को लेकर है। फिनुहानी डायनेस्टी और सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी फाउंडर जौनपुर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने ही पटना का संस्कृत में क्या है, पोर्ट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन। अब मिडाइवल के बाद कैसे यूरोपियंस बिहार में एंट्री करते हैं, तो वह ये पूरा ओवरऑल है कि वो भारत में कैसे आते हैं, और उसके बाद बिहार में कैसे सिंक्रोनाइज वे में, क्रोनोलॉजी में हमें पढ़ना। 1632 में कौन आते हैं, डच। समय लग गया थोड़ा इनको आने में, लेकिन इनको पता था कहाँ जाना है, तो बिहार। तो बिहार में कब कौन आता सबसे पहले, 1632 में डच। उनका ट्रेड सेंटर जो था पटना कॉलेज, और ट्रेड जो गुड्स था, ओपियम, स्पाइसेस, पत्थर, ये सब कॉटन क्लॉथ यूज करते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद आगे फ्रेंच आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखना, 1651 गुलजारी बाग, फिर फ्रांस 1664। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ से बीपीएससी बहुत बार पूछता है सवाल। पोर्तुगीज इंडिया बिहार में 17वीं सेंचुरी में, डच 1602 भारत में आया, बिहार कहाँ पहुंचा, 1632, 1608, 1651, 1664, 1734। तो ये फैक्चुअल डाटा है, जहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश पटना बिहार 1734, और अपना कंपनी स्टैब्लिश करती है पटना में। तो ये है यूरोपियन या ब्रिटिश या यूरोपियन टाइमलाइन इन इंडिया एंड बिहार। तो यहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्चुअल डाटा याद रखने के लिए। 1 से 2 सवाल आ सकता है यहां से। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर आपने भी स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद कैसे पूरे अधिवेशन सेशंस होते हैं, तो आपको पता है इसका एस्टेब्लिश कौन किया था, एओ ह्यूम 1885, डूफ्रीन उस समय वहाँ वो थे। उसके बाद WC बनर्जी पहले, फिर दादा भाई नौरोजी, बदरुम त्याब जी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आदमी हैं जिनके पर्सनालिटीज है जो आपको याद होना। बिहार में कब हुआ था, बांकीपुर। देखिए 1912 ही क्यों चुना गया, तो हमने पढ़ा था 22 मार्च बिहार सेपरेट प्रोविंस बना, 1 अप्रैल से वो चीज लागू हो चुका, और हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और बांकीपुर पटना में पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 38th सेशन कहाँ हुआ था, 1922 में गया में। और 54 54 कहाँ हुआ था, 54 सेशन रामगढ़, उस समय बिहार में ही था, अब वो तो अलग हो गया। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट है, 1912, 1922 और 1940, बांकीपुर, गया एंड रामगढ़। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। स्वराज पार्टी बिहार का गठन कब हुआ था, तो 1923 में। श्री कृष्णा सिंह इसके मेन लीडर थे।
श्री नारायण प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी इन बिहार, प्रोफेसर अब्दुल बारी फर्स्ट सेक्रेटरी स्वराज पार्टी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पढ़ना है मॉडर्न बिहार में। यही सब सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस का सेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किन के अध्यक्ष में हुआ था। तो सी आर दास थे गया के, और अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 में। अब बात करते हैं 1894 से 1918 इसमें बिहार और में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फेज है जो हमें समझना होगा। फर्स्ट डिमांड बिहार टाइम्स, क्योंकि यही किताब था, महेश नारायण का एक अखबार था। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था कायस्थ गैजेट। तो ये कम्युनिटी को उसके बारे में लिखा जाता था। जब सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण साथ में हुए तो उन्होंने ये नाम बदल के क्या कर दिया, बिहार टाइम्स। और सेपरेट ऑफ प्रोविंस ऑफ बिहार को लेकर पेपर में, अखबार को, आदमी को एक तरीके से अलाइनमेंट कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे कैसे हमें अपने बिहारी का जो उस था उसको लेकर बहुत बढ़ावा देना चाहिए। एक किताब हुआ करता था अखबार, मुर्ग ए सुलेमान, उसमें पहली बार बिहार फॉर बिहारी ये स्लोगन लाया गया था। बिहार फॉर बिहारी कौन सा अखबार, ये 1874 में मुर्ग ए सुलेमान, ये मुंगेर से छपता था, एक उर्दू अखबार था। माना जाता है यही अखबार सबसे पहले बिहार का जो अपना एक प्रोविंस था या बिहार एक सेपरेट चीज के लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। और भी अखबार थे, बिहार बंधु थे जो केसरराम भाट के द्वारा छापा जाता था, वो एक तरीके से अगेंस्ट थे। बिहार बंधु वाज पेपर वाज अगेंस्ट, क्योंकि उनका ये मानना था अगर वो बंगाल से अलग हो जाए तो फिर बिहार से, अगर बंगाल से बिहार अलग हो जाती है तो उसका भविष्य नहीं रहेगा। तो कुछ अखबार का नाम आपको याद रख के जाना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल आता है। बिहार बंधु, बिहार टाइम्स किनके द्वारा छापा जाता था, महेश नारायण। उसके बाद 1906 में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का वो हुआ, और उसको कौन लीड करते थे, राजेंद्र प्रसाद। फिर रामकृष्ण सोसाइटी, बाबू ठाकुरदास इन पटना, जिन्होंने मदरलैंड पब्लिश करते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लीडर्स मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र बाबू, अली इमाम। 1907 में किनका देहांत हो गया था, महेश नारायण का। लेकिन इनके देहांत होने के बाद भी, इनकी मृत्यु होने के बाद भी बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस का डिमांड खत्म नहीं हुआ था। फिर 1908 में क्या होता है, स्टेब्लिश अंडर अली इमाम बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा कब गठन हुआ था, 1908 में। किसके द्वारा, तो अली इमाम। इसका फिर भागलपुर में दूसरा सेशन हुआ, सोनपुर, लेड बाय स्वामी सजानंद सरस्वती। बॉयज एसोसिएशन 1909 में आया। फाउंडर्स कौन थे, सूर्यदेव नारायण एंड कमलेश्वर चरण। ये सब एक तरीके से आवाज दे रहे थे फॉर द सेपरेट ऑफ बिहार। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आपको पता होना चाहिए। सरस्वती एकेडमी लोकेशन कहाँ है, दरभंगा। फाउंडर सतीश चंद्र चक्रवर्ती एंड कामेश्वर चंद्र सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, पार्टीशन मूवमेंट। तो कैसे पार्टीशन हुआ बंगाल का और कैसे इनलाइनमेंट हुआ, स्ट्रॉन्ग एक तरीके से इग्नाइट किया गया। फिर सेपरेशन हुए। फिर होम रूल और बिहार में बांकीपुर मीटिंग हुआ 1916 में। वो सेशन था, ये मीटिंग था, तो डोंट बी कंफ्यूज। 1912 में सेशन था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1916 में बिहार में बांकीपुर मीटिंग हुआ, डिसीजन टू एस्टेब्लिश होम रूल लीग। लीडर इन इंडिया कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। प्रेसिडेंट इन बिहार, मजरूल हक। तो बिहार में होम रूल को लेकर प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, मजरूल हक को। अदर्स लीडर, सरफराज हुसैन, जनकधारी प्रसाद, एनी बिसेंट पटना में आई थी 2 बार, याद रखिएगा। एक्टिव लीडर्स मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद। तो ये भी सवाल पूछा गया। चंपारण सत्याग्रह, ये भी मॉडर्न इंडिया में एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार से रिलेटेड है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी अराइव्स। उसके बाद कैसे चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या इंफॉर्मेशन हुआ, ये सब बेसिक चीजें जो आपने भी पढ़ा होगा। और यहीं से सवाल पूछा गया था बत्तख मियाँ, याद है, दिस वन द वेरी फेवरेट सवाल था, बहुत अनोखा सवाल था। तो किन्होंने जान बचाई, और ये सब को लेकर सवाल पूछा जाता। तो अगेन दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं, सिर्फ फैक्चुअल है जो मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिया। अब आइए, बिहार रोल इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1900 से 1940 में। किसान सभा बना,
स्वामी सजानंद सरस्वती एंड मोहम्मद जुबैर, उसको लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उस चीज़ को अब याद रखिएगा। स्वामी सजानंद, प्रेसिडेंट राहुल संस्कृत, ये याद रखिएगा। 1908 में क्या हुआ था, खुदीराम बोस और मुजफ्फरपुर, आपने पढ़ा होगा बम कांड। फिर कुछ मूवमेंट्स चलाए गए थे, रावले एक्ट इन बिहार, उसको भी लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। खिलाफत मूवमेंट इन बिहार, शौकत अली एंड मजरूल हक। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर जो सेशन हुआ था उसको लेकर बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, उस पर चर्चा हुआ। बिहार में एंटी चौकीदारी टैक्स, वो सब चीज़ आपने पढ़ा ही होगा। सीडीएम जो लीडर्स थे बिहार में, उनको लेकर डायरेक्ट पूछा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तारापुर फायरिंग इंसिडेंट 1932 में 34 लोगों की शहादत हुई थी, उसको लेकर भी ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि तारापुर फायरिंग इंसिडेंट कब हुआ था और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुए थे, क्या हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे मॉडर्न इंडिया में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर भी डिस्कस कर ले। तो बिहार हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। हमने एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों को डिस्कस कर लिया। अब लास्ट एक चीज़ रहेगी हमारे पास, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक, अगर हम बिहार राज्य व्यवस्था या बिहार पॉलिटिक की बात करें तो यहाँ से जो सवाल पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे बिहार विधानसभा का कितना सीट्स है, तो बिहार विधानसभा का सीट है 243। बिहार विधान परिषद का कितना सीट है, तो 75। लोकसभा सीट कितना है बिहार का, 40। उसके बाद राज्यसभा 16। और आपने अभी देखा होगा कि राज्यसभा में 5 सीट बिहार से खाली हुए थे और उस 5 सीट के फिर से इलेक्शंस हुए और उसमें से 5 नाम को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, वो बहुत याद रखना आपको। तो उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम रखिएगा, उसके बाद नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार, रामनाथ ठाकुर। तो ये सब नाम आपको याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है कि 5 सीट्स में किनके नाम है और मैच द फॉलोइंग करने या कुछ भी करने दिया जा सकता है। इस 16 में से 5 सीट्स खाली हुए। अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितने सीट्स रिजर्व है, तो 6। इधर बात कीजिएगा तो 38 शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2, कटोरिया एंड मनिहारी। ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बिहार पॉलिटी में बाई कैमरल है अपना, क्योंकि 2 हाउसेस है, इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछेगा। बिहार पॉलिटी में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ा हुआ, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग चैप्टर है। बिहार पॉलिटी में इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं पूछे जाते। एंड द लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंसस 2011, उससे तो 2 सवाल फिक्स है, आएंगे ही। तो ये स्लाइड से हमने बिहार और खासकर इंडिया को लेकर कंपैरिजन कर दिया है और यहीं से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने शुरुआती दौर में बताया था बिहार के कितने पॉपुलेशन है, तो 10 करोड़ 44 40 992, याद रखिएगा 8.6%। उसके बाद हम अगर बात करें जेंडर कंपोजिशन तो बिहार में 52%, इंडिया में 51, मेल और फीमेल करके, ये याद रखिएगा। सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 इंडिया। चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया से अच्छा चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे बिहार में है, तो 935। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है। अगर स्टेट्स की बात करें 1106। भारत का कितना है, 382। तो यहाँ से जरूर 2 सवाल पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार में पुराने सेंसस के हिसाब से कितना है, तो 25% बढ़ा इंडिया में, इस चीज़ पे ध्यान रखा गया। सेक्स रेशियो की हम बात करें तो अगेन 918 और लिटरेसी रेट। तो ये एक ऐसा स्लाइड है जहां से पक्के 2 सवाल पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, और ये पूरा सेंसस 2011 पे बेस्ड है। ये फेवरेट जोन है बीपीएससी के। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी, बिहार एंड ओवरव्यू, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे चीज हमने कवर कर लिया और यहीं से आपको 20 से 25 सवाल देखने को मिलेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा।
और लास्ट चीज मैं अपने इस वाक्य से खत्म करना चाहूंगा, सिविल सेवा मार्गदर्शन की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। इस एग्जाम से आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, अपना जॉब, अपने सपने को पूरा कीजिए। उसमें सिविल सेवा मार्गदर्शन आपके साथ है, आपके सपनों के साथ है, उसको साकार करने के में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद।